नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सरफरोज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र को तत्काल प्रभाव से हटाने के आदेश दिए हैं। अब राज्य के नए पुलिस प्रमुख पी नीरज नयन होंगे। अपने आदेश में आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि वीरेंद्र को कोई ऐसा पद न दिया जाए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कार्यों से जुड़ा हो। असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने का काम कल शाम समाप्त हो गया। दोनों राज्यों में पहले चरण में मतदान 27 तारीख को होना है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने माजुली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। विभिन्न दलों के कई वरिष्ठ उम्मीदवारों ने पहले चरण में नामांकन दाखिल किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रिपुन बोरा, विधानसभा में विपक्ष के पूर्व नेता देवव्रत सैकिया और पूर्व मंत्री रकीबुल हुसैन ने अपना नामांकन दाखिल किया है। सत्तारूढ़ भाजपा के लिए मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के अलावा विधानसभा अध्यक्ष हितेंद्र नाथ गोस्वामी, वरिष्ठ मंत्री रंजीत दत्ता और जोजन मोहन मैदान में हैं। असोम गण परिषद के अध्यक्ष अतुल बोरा और कार्यकारी अध्यक्ष केशव महंत भी पहले चरण में फिर से चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे। इनके अलावा असम जातीय परिषद के अध्यक्ष लुरिन ज्योति गोगोई और रायजोर दल के अध्यक्ष अखिल गोगोई भी इस चरण में चुनाव मैदान में हैं। उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन होगा। देहरादून में आज बीजेपी विधायक दल की बैठक में नए नेता का चुनाव होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने कार्यकाल के 4 साल पूरा होने से सिर्फ 9 दिन पहले कल इस्तीफा दे दिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंपा। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया। उन्हें नए मुख्यमंत्री के चुने जाने तक, कार्यभार संभालने तक अपने पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। पत्रकारों से बातचीत में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि पार्टी का संयुक्त रूप से लिया गया निर्णय है। पिछले कई दिनों से उत्तराखंड की राजनीति में गहमागहमी तेज होती दिख रही थी। यहां तक कि केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत मंगलवार सुबह ही देहरादून पहुंचे थे। लेकिन मंगलवार शाम को त्रिवेंद्र सिंह रावत दोपहर के बाद राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से मुलाकात करके इस्तीफा सौंप दिया। 4 साल का कार्यकाल पूरा होने से 9 दिन पहले मुख्यमंत्री ने अपना पद छोड़ दिया। रावत ने कहा कि यह फैसला सामूहिक रूप से लिया गया ताकि किसी दूसरे को शीर्ष स्तर पर सेवा का मौका दिया जाए। मुख्यमंत्री पद छोड़ने वाले त्रिवेंद्र सिंह रावत ने स्पष्ट किया कि वो बहुत आभारी हैं कि पार्टी ने इतने लंबे वक्त तक सेवा का मौका दिया। इस्तीफा देने के बाद एक संक्षिप्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि किसानों की बेहतर स्थिति, महिला सशक्तिकरण के लिए उनके काम ने बड़ा बदलाव किया है, तो वो उम्मीद करते हैं कि आने वाले मुख्यमंत्री इन कदमों को और आगे ले जाएंगे। वहीं अब बुधवार को देहरादून में सुबह 10 बजे भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में नए नेता के नाम पर मुहर लग सकती है। विधायक दल की बैठक के लिए पर्यवेक्षक के रूप में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम देहरादून में हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस बदलाव की पटकथा कैसे लिखी गई। दरअसल बीजेपी ने पर्यवेक्षक के रूप में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और दुष्यंत कुमार गौतम को रायशुमारी करने के लिए देहरादून भेजा था, जहां उन्होंने पार्टी के सभी विधायकों के साथ बैठक की थी। अगले साल यानी साल 2022 में उत्तराखंड विधानसभा का चुनाव होना है और कहा जा सकता है कि पार्टी नेतृत्व परिवर्तन करके एक तरफ तो असंतोष को संभालना चाहती है, तो दूसरी ओर सत्ता विरोधी रुझान से भी मुकाबला करना चाहती है। लेकिन अब नजरें हैं कि अब प्रदेश की कमान आखिर कौन संभालेगा। माननीय राज्यपाल को अपना त्याग पत्र सौंप करके आ गया। कल पार्टी मुख्यालय पर 10 बजे पार्टी विधानमंडल दल की बैठक है। सभी विधायक उसमें कल रहेंगे। ये एक छोटे से गांव के, एक छोटे से अति साधारण परिवार के एक पार्टी के कार्यकर्ता को पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया और 4 साल मुझे सेवा करने का मौका दिया। पार्टी ने विचार किया और संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से ये निर्णय लिया कि मुझे अब किसी और को ये मौका देना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बुंदेलखंड की धरती आने वाले दिनों में सोना उगलेगी। अर्जुन सहाय की नहर परियोजना की इसमें बड़ी भूमिका होगी। बुंदेलखंड को जिस विकास की आस थी उसे वह हक मिलना ही चाहिए।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को महोबा जनपद में अर्जुन सहायक परियोजना के लहचूरा बांध का स्थलीय निरीक्षण करने के बाद वहां उपस्थित जन समूह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2600 करोड़ रुपए की लागत वाली अर्जुन सहायक परियोजना से महोबा हमीरपुर बांदा जिले के करीब 1,50,000 किसानों को लाभ होगा और शीघ्र ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों इसका लोकार्पण भी कराया जाएगा। दसान नदी पर बनी इस परियोजना से महोबा, बांदा और हमीरपुर के 168 गांवों के किसानों को सिंचाई और 4 लाख लोगों को शुद्ध पेयजल व्यवस्था मिल सकेगी। 1500 हेक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई की सुविधा भी मिलेगी। नदी भारत की संस्कृति और परंपरा की आधार रही है, जल की पवित्र स्रोत दाता रही है और इसलिए हम लोगों ने हर एक नदी को मां का संबोधन देकर के गंगा मैया के रूप में इसकी पूजा की है। लेकिन समय और परिस्थिति के अनुरूप एक एक बूंद जल का उचित नियोजन हो सके, इसके लिए जो प्रयास प्रारंभ होने चाहिए थे, यह आजादी के बाद से जब प्रयास प्रारंभ हो रहे थे, लेकिन कभी इसके लिए आवश्यक धन की उपलब्धता इसके मार्ग में हमेशा आड़े आती थी। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके कारण प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना मूर्त रूप ली और वर्षों से, दशकों से लंबी सिंचाई की परियोजनाएं आज आकार ले रही हैं। ये अर्जुन साहिब जो परियोजना है, ये धसान नदी में है। महोबा, हमीरपुर और बांदा 3 जनपद इससे पूरी तरह लाभान्वित होंगे। 168 ग्राम, 1.5 लाख किसान और 4 लाख लोगों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता के साथ ही 15,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई की सुविधा इससे प्राप्त होने वाली है। जो नवीन सिंचन क्षमता का सृजन होना है, इसमें 44,381 हेक्टेयर का है, जिसमें महोबा के 29,680, जनपद हमीरपुर के 12,201 और बांदा के 2,500 हेक्टेयर। यानी यह इस पूरे क्षेत्र में किसानों के जीवन में एक नया परिवर्तन का कारक बनने वाली है। और ये परियोजना अभी 1-2 महीनों के अंदर हम पूर्ण करने जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि अगले 1-1.5 महीने के अंदर यह योजना जैसे ही पूर्ण होगी, हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इस पूरी परियोजना का लोकार्पण कार्य संपन्न करवाएंगे। और इसीलिए मैं इसके निरीक्षण करने के लिए आया हूं। मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह जी को धन्यवाद दूंगा कि अब तक तो लोग उनको केवल हैंडपंप मंत्री मानते थे, लेकिन उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से जो परिवर्तन किया है, अब वह सिंचाई मंत्री के साथ साथ जल शक्ति यानी जल की शक्ति का एहसास करा रहे हैं कि जल में भी पावर है, ताकत है। ये ताकत केवल पेयजल तक सीमित नहीं है और बुंदेलखंड तो इस मामले में उनके प्रयास से आज तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से हर घर नल की योजना से जुड़ रहा है। हर घर को शुद्ध पेयजल। ये जो अर्जुन सहायक परियोजना है, इसमें भी हम लोग काफी बड़े पैमाने पर यानी 4 लाख लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल लेंगे। ये जल इसका शुद्धिकरण करके और फिर हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे। बीमारियां दूर हो जाएंगी। आधी बीमारी मनुष्य की शुद्ध पेयजल की उपलब्धता न होने के कारण है और उस बीमारी का समाधान है शुद्ध पेयजल की उपलब्धता। सरकार उस जिम्मेदारी ले रही है और इसलिए जल शक्ति मंत्रालय पेयजल के लिए भी काम करेगा, ट्यूबवेल लगाने के लिए भी काम करेगा,
हैंडपंप की मरम्मत का काम भी करेगा और सिंचाई की इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाओं को लेकर के जाकर के जब एक साथ काम कर रहा है तो जल शक्ति की इस ताकत का एहसास हम देश को, दुनिया को कराएंगे। और जल शक्ति मंत्रालय ने अच्छा काम यहाँ पर किया है। ये चीजें चल रही है, मैं कल से देख रहा हूँ। कल मैं ललितपुर में था, फिर झांसी में आया, फिर आज महोबा में हूँ, अभी इसके बाद हम चित्रकूट जा रहे हैं, फिर वहां से हम लोग बांदा आएंगे। ये सभी क्षेत्र कहीं ना कहीं से इससे लाभान्वित होंगे। भाइयों बहनों, बुंदेलखंड जिस विकास की आस में था, बुंदेलखंड को वो हक मिलना चाहिए। हमारे सांसद, हमारे विधायकगण, हमारे पदाधिकारीगण, ये सभी लोग लगातार इस बात पर बराबर जोर देते रहे हैं। ये दिल्ली में, लखनऊ में जब जाते हैं तो केवल और केवल बुंदेलखंड की बात करके यहाँ के लोगों के हितों के लिए लड़ते हैं वहां पर कि वहां पर कार्य होना चाहिए। और फिर महोबा से तो हमारा विशेष लगाव है। मैं पिछली बार आया था महोबा में और उस समय मैंने यहाँ पे देखा था, यहाँ पर ये वीर भूमि तो है ही, ये आस्था की भूमि भी है। और साथ साथ यहाँ पे मुझे बहुत कुछ वह चीजें देखने को मिली जो हमें हमारे आध्यात्मिक और ऐतिहासिक दोनों परंपराओं के साथ जोड़ता है। कोरोना के टीकाकरण को लेकर प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में सभी राज्यों में के मुख्य सचिव, टीकाकरण में शामिल अधिकारी, स्वास्थ्य सचिव के अलावा नीति आयोग के सदस्य भी मौजूद थे। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने एक दिन में 20 लाख से अधिक टीकाकरण को बताते हुए कहा कि ये बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि भारत में अब तक 2 करोड़ 50 लाख लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है और भारत टीकाकरण की दिशा में वैश्विक स्तर पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने सभी राज्यों को दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को सफलतापूर्वक चलाने की सराहना की। उन्होंने कहा कि आगे भी इसे इसी तरह जारी रखना है। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने कहा कि टीकाकरण अभियान को और तेज करने की जरूरत है और राज्यों से कहा गया कि अगले 3 महीने का वो रोड मैप बनाएं ताकि इतनी बड़ी जनसंख्या को जल्द से जल्द टीका मुहैया कराया जा सके। मुख्य सचिव और राज्यों के अधिकारियों ने टीकाकरण की प्रगति को बताया और अपने कुछ सुझाव भी दिए। निजी और सरकारी क्षेत्रों में और टीकाकरण की क्षमता को बढ़ाने, सबको आसानी से टीका मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। जहां तक संभव हो सके प्रतिदिन टीकाकरण अभियान को चलाया जाए और ये भी राज्यों से कहा गया है कि टीकाकरण स्थल पर पीने के पानी की व्यवस्था हो, बैठने की व्यवस्था हो और आसानी से लोग वैक्सीनेशन करा सकें, ऐसा सुनिश्चित किया जाए। वैक्सीन के स्टॉक की भी समीक्षा की गई और वैक्सीन देने की जगह पर वैक्सीन को सही समय पर पहुंचाने और किसी तरह का स्टॉक न रखने का भी निर्देश दिया गया है। केंद्र ने राज्यों से कहा है कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। नागर विमानन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने कहा है कि कोविड टीका लगवाने के बाद 48 घंटे तक पायलट और चालक दल के सदस्य उड़ान नहीं भर सकेंगे। डीजीसीए ने इस संबंध में चालक दल के सदस्यों के लिए दिशा निर्देश जारी किए। टीका लगवाने के बाद किसी भी तरह के दुष्प्रभाव का पता लगाने के लिए चालक दल की 30 मिनट तक निगरानी भी की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 20 लाख से अधिक वैक्सीन कल लगाई गई, जो कि एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का आंकड़ा है। देश में अब तक 2 करोड़ 50 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी है। देखिए पूरी रिपोर्ट। देश भर में टीकाकरण के लिए चल रहा अभियान तेजी से जारी है। अब आम जन के अलावा देश के जाने माने लोग भी बढ़ चढ़कर कोविड-19 के खिलाफ अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व सांसद सूरज मंडल ने अपनी अपनी खुराक ली। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश में महामारी के दौरान मौजूदा केंद्र सरकार ने जिस तत्परता से काम किया है वो सराहनीय रहा है। 8 मार्च को एक ही दिन में रिकॉर्ड 20 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया, जो अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा रहा है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक में प्रतिदिन कोरोना मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए चिंताएं बनी हुई हैं। पिछले 24 घंटों में नए मामलों में सिर्फ इन्हीं राज्यों की हिस्सेदारी 84.04% की रही। पिछले 24 घंटे में 15,388 नए मामले दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में सबसे अधिक 8,784 नए मामले दर्ज किए गए हैं।
दूसरे नंबर पर केरल है जहां 1412 तथा पंजाब में 1229 नए मामले दर्ज हुए हैं। फिलहाल देश में कुल 1,87,462 सक्रिय मामले हैं। वहीं देश में कोविड-19 के खिलाफ जंग में कुछ भ्रामक खबरों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्टीकरण दिया है। ताजा मामला राजस्थान से सामने आया, जहां राज्य ने टीके की उपलब्धता कम होने की बात कही। इस पर मंत्रालय ने बयान जारी कर बताया कि किसी भी प्रकार से टीके की उपलब्धता कम नहीं है। राजस्थान को 37 लाख से ज्यादा की खुराक दी गई और अभी तक 24 लाख खुराक ही बीती रात तक प्रयोग की गई है। केंद्र सरकार लगातार टीके की उपलब्धता पर नजर बनाए हुए है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यकता और खपत के मुताबिक टीके की सप्लाई सुचारू रहेगी। कोरोना के पेंडेमिक के मैनेजमेंट में जिस तरीके से भारत ने इस पेंडेमिक को डील किया है, यह बीमारी दुनिया के लिए नई थी और कोई भी देश इसका मैनेजमेंट कैसे करे इसके बारे में अपरिचित था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से पेंडेमिक की मैनेजमेंट की गई है शुरू काल से, चाहे फिर वो कोविड के डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाने की बात हो, फिर चाहे वो वेंटिलेटर्स अपने इंडिजिनस वेंटिलेटर्स बनाने की बात हो, फिर चाहे वो अपने दृष्टि से पीपीई किट बनाने की बात हो, और फिर चाहे टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को इंक्रीज करने की बात हो। 1500 टेस्टिंग फैसिलिटी से लेकर आज 11 लाख टेस्टिंग फैसिलिटी प्रतिदिन के हिसाब से, उसी तरीके से 2500 से ज़्यादा डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स का बनना, 5 लाख पीपीई किट पर डे यहाँ पर प्रोड्यूस होना, 3 लाख साल में वेंटिलेटर्स बनना, यह इस बात को बताता है कि पेंडेमिक में लॉकडाउन की अवस्था में मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तीव्र गति से भारत देश ने काम किया। इंडिया हैज प्रूव्ड अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी टू बी द लीडर इन द मैनेजमेंट, कोविड मैनेजमेंट, और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोग्राम अभी चल रहा है। 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में पड़ोसी युवक की हवस का शिकार बनी एक नाबालिग छात्रा ने बच्ची को जन्म दिया है। लगभग 8 माह पूर्व युवक ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। पीड़ित की मां के मुताबिक बीते 28 फरवरी को छात्रा के पेट में अचानक दर्द उठा। परिजन उसे लेकर एक प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचे, जहां 2 दिन बाद छात्रा ने एक बच्ची को जन्म दिया। पीड़िता की मां ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि 8 माह पूर्व पड़ोसी युवक ने दुष्कर्म किया था। दुष्कर्म पीड़िता की मां द्वारा दी गई तहरीर में कहा गया है कि उसकी 13 साल की नाबालिग बेटी कक्षा 6 की छात्रा है और 8 माह पूर्व पड़ोस के एक युवक ने घर में घुसकर दुष्कर्म किया था। उसके बाद जान से मारने की धमकी दी। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। थाने के एक गांव की एक महिला द्वारा आज थाने पे तहरीर दी गई, जिसमें उसके द्वारा अंकित किया गया है कि उसकी लड़की जो नाबालिग है उसके साथ उसके पड़ोस के ही एक लड़के ने अनैतिक संबंध स्थापित किया और जिससे वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई। 28 फरवरी को जब उसके पेट में दर्द हुआ तो ले जाकर उसका सिजेरियन कराया गया एक प्राइवेट अस्पताल में। इस संबंध में थाने पे तहरीर प्राप्त हुई है। तदनुसार अभियुक्त पंजीकृत करते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी करके विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। ये धारा पॉक्सो एक्ट और 376 आईपीसी के तहत अभियुक्त पंजीकृत किया गया। भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते द्विपक्षीय और मैत्रीपूर्ण संबंधों के प्रतीक मैत्री सेतु का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच संपर्क का विस्तार पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत बांग्लादेश के बीच फेनी नदी पर बने मैत्री सेतु का उद्घाटन किया। 1.9 किलोमीटर लंबा पुल भारत के सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सेतु से भारत के साथ साथ बांग्लादेश में भी संपर्क बेहतर होगा और आर्थिक अवसर बढ़ेंगे, साथ ही पर्यटन और व्यापार के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे।
कार्यक्रम में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का रिकॉर्डेड वीडियो संदेश भी दिखाया गया। उन्होंने भारत बांग्लादेश संबंधों की मजबूती पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा में कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि त्रिपुरा की कनेक्टिविटी में बीते 3 वर्षों में तेजी से सुधार हुआ है। The opening of Feni Bridge is a testimony to the Bangladesh government's continued commitment to support our neighbor India in strengthening connectivity in the region, particularly for the northeast of India. प्रधानमंत्री ने कहा कि त्रिपुरा पुरानी सरकार के 30 साल और डबल इंजन की 3 साल की सरकार में आए बदलाव को स्पष्ट अनुभव कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 6 वर्षों में त्रिपुरा को केंद्र से मिलने वाली राशि में बड़ी वृद्धि की गई है। 2009 से 2014 के बीच केंद्र से त्रिपुरा को विकास परियोजनाओं के लिए 3500 करोड़ रुपए की मदद मिली थी, जबकि 2014 से 2019 के बीच त्रिपुरा को 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की मदद दी गई है। साथियों, मैत्री सेतु के अलावा दूसरी सुविधाएं जब बन जाएगी तो नॉर्थ ईस्ट के लिए किसी भी प्रकार की सप्लाई के लिए हमें सिर्फ सड़क के रास्ते पर निर्भर रहना नहीं पड़ेगा। अब समंदर के रास्ते, नदी के रास्ते, बांग्लादेश के चटगांव पोर्ट होते हुए जल के रास्ते एक वैकल्पिक मार्ग मिले, इसके लिए प्रयास चल रहे हैं। इससे त्रिपुरा सहित नॉर्थ ईस्ट के अनेक राज्यों की सप्लाई बरसात या फिर दूसरी समस्याओं के कारण रास्ते बंद होने से प्रभावित नहीं होगी। दक्षिण त्रिपुरा के इसी महत्व को देखते हुए अब सबरूम में ही इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का निर्माण भी आज से शुरू हो गया है। ये आईसीपी एक फुल फ्लेज लॉजिस्टिक हब की तरह काम करेगा, जहां पार्किंग लॉट्स बनेंगे, वेयरहाउसिंग बनेंगे, कंटेनर ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी तैयार की जाएगी। साथियों, फेनी ब्रिज के खुल जाने से अगरतला इंटरनेशनल सी पोर्ट से भारत का सबसे नजदीक का शहर बन जाएगा। NH8 और NH208 के चौड़ीकरण से जुड़े जिन प्रोजेक्ट्स का आज लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, उनसे नॉर्थ ईस्ट के पोर्ट से कनेक्टिविटी और सशक्त होगी। इससे अगरतला पूरे नॉर्थ ईस्ट के लॉजिस्टिक का भी अहम सेंटर बनकर उभरेगा। इस रूट से ट्रांसपोर्ट को इसकी कॉस्ट भी बहुत कम हो जाएगी और पूरे नॉर्थ ईस्ट को आसानी से सामान मिलेगा। त्रिपुरा के किसानों को अपने फल, सब्जी, दूध, मछली और दूसरे सामान के लिए देश विदेश के नए बाजार मिलने वाले हैं। यहां जो पहले से उद्योग लगे हैं, उनको लाभ होगा और नए उद्योगों को बल मिलेगा। यहां बनने वाला औद्योगिक सामान विदेशी बाजारों में भी बहुत कॉम्पिटिटिव होगा। बीते वर्षों में यहां के बांबू प्रोडक्ट्स के लिए, अगरबत्ती उद्योग के लिए, पाइनएप्पल से जुड़े व्यापार के लिए जो प्रोत्साहन दिया गया है, उसको इन नई सुविधाओं से और बल मिलेगा। कानपुर क्षेत्र में महिला रिपोर्टिंग चौकी के उद्घाटन के कुछ घंटे बाद ही उसी क्षेत्र में खेत से चारा लेकर लौट रही किशोरी से दरोगा के बेटे ने अपने एक साथी के साथ मिलकर गैंगरेप किया। पीड़ित परिवार थाने जा ही रहा था कि इसी दौरान दरोगा के बड़े बेटे ने गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी, लेकिन फिर भी किसी तरह पीड़ित थाने तक पहुंचा और हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि किशोरी के पिता ने बताया है कि उसकी 13 वर्षीय बेटी खेत से चारा लेकर लौट रही थी। उसी समय पीछे से आए दीपू यादव और उसके साथी गोलू यादव ने उसे दबोच लिया और खेत में घसीट कर ले गए।
बारी बारी से दोनों ने दुष्कर्म किया और फिर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गए। पिता का आरोप है कि साधन के अभाव में वह सोमवार रात थाने नहीं जा सके थे। मंगलवार सुबह 9 बजे जब वह थाने जा रहे थे तो आरोपी के बड़े भाई सौरभ यादव ने पीड़ित परिवार को गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी, लेकिन किसी तरह परिजन संजेती थाने पहुंचे और पुलिस को आपबीती बताई। एसपी ग्रामीण ने बताया कि आरोपी युवकों के खिलाफ गैंगरेप और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। कल सजेती थाना क्षेत्र में एक घटना हुई थी जिसके संबंध में सजेती थाना पे 376 आईपीसी और पॉक्सो एक्ट का मुकदमा कायम किया गया था और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें अलग अलग बनाई गई थी। उसके साथ हमारी सर्विलेंस टीम, SWAT टीम वो लगातार दबिशें दे रही थी, जिसमें मुख्य अभियुक्त जो उसका है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगातार प्रयासरत हैं। मथुरा में थाना गोविंद नगर क्षेत्र के अजय फ्राइट कैरियर ट्रांसपोर्ट कंपनी पर ड्रग विभाग की टीम ने अचानक छापा मारा। टीम ने ट्रांसपोर्ट कंपनी के गोदाम से दवाइयों की एक बड़ी खेप बरामद की। दवाओं की कीमत लगभग 80 लाख रुपए बताई जा रही है। दवाओं के बिल सहारनपुर, गोरखपुर, बनारस के लिए कटे थे, जबकि माल यहां से बरामद किया गया है। वहीं पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है। सीओ सिटी ने बताया कि काफ़ी दिनों से दवाइयों के गलत डायवर्जन की जानकारी मिल रही थी। आगरा की ड्रग विभाग की टीम ने 3 ट्रांसपोर्टरों के गोदामों पर कार्रवाई की। इस दौरान कोडीन सिरप की 4500 लीटर पदार्थ नारकोटिक्स का बरामद हुआ है, जिसकी मार्केट कीमत 80 लाख रुपए है, जबकि उनकी पैकिंग मथुरा के ट्रांसपोर्टर के यहाँ हो रही थी। मथुरा में अवैध दवाओं का कारोबार बड़े स्तर पर जारी है। इससे पहले 8 फरवरी को चौमुआ के पास आसई में भी फूड फैक्ट्री की आड़ में दवाओं का अवैध कारोबार पकड़ा गया था। यहां आगरा, अलीगढ़, मेरठ, मुरादाबाद की ड्रग विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मीनू शर्मा नाम से चल रही अवैध दवा बनाने की फैक्ट्री को पकड़कर 6 लोगों को हिरासत में लिया था, जबकि वर्षों से चल रही इस फैक्ट्री के बारे में मथुरा ड्रग विभाग को जानकारी तक नहीं थी। ये देखिए, थाना गोविंदनगर और थाना हाईवे की संयुक्त पुलिस द्वारा और ड्रग इंस्पेक्टर जो मथुरा के हैं, आगरा के हैं, उनके द्वारा संयुक्त रूप से छापेमार कार्रवाई की गई है, जिसमें हम लोगों द्वारा कुल 3 जो ट्रांसपोर्टर हैं उनके गोदाम को हम लोगों ने सर्च किया है। सर्च के दौरान वहाँ से हम लोगों को करीब 4500 किलो लीटर अवैध रूप से नारकोटिक्स का पदार्थ हम लोगों को मिला है, जिसकी मार्केट वैल्यू करीब 80 लाख रुपए बताई जा रही है। अब इस क्रम में हम लोगों द्वारा मुकदमा पंजीकृत करके जितने भी दोषी हैं उन सभी लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। कौन कौन ट्रांसपोर्टर हैं? अभी इसमें 2 ट्रांसपोर्ट लोगों के नाम अभी तक क्लियर हो पा रहे हैं, लेकिन हम लोग इसके जो फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं और बैकवर्ड जितने भी लिंकेजेस हैं उसमें हम लोग सब गहराइयों में जा रहे हैं। अभी और तहकीकात की जाएगी, विवेचना की जाएगी। जिन जिन लोगों की इसमें संलिप्तता पाई जाएगी उन सभी लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। मैनपुरी क्षेत्र में हो रही चोरी की वारदातों का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने बताया कि एक LLB का छात्र महिला मित्र पर खर्चा करने और उसके शौक पूरा करने के लिए चोरी करता था। पुलिस पूछताछ के दौरान युवक ने अपना नाम अस्मित राजपूत बताया है, जो कि LLB का 3य वर्ष का छात्र है। एसपी ने बताया कि पढ़ा लिखा होने की वजह से वह आसानी से लोगों की आंखों में धूल झोंक कर निकल जाता था। वह अपनी महिला मित्र पर खर्चा करने और उसके शौक पूरे करने के लिए चोरी का काम करता था। गिरफ्तार आरोपी को जेल भेजा गया है। पकड़े गए अस्मित राजपूत के पिता फिरोजाबाद कोर्ट में अधिवक्ता हैं। मां परिवार परामर्श केंद्र की सदस्य है। अस्मित दीवानी में एक अधिवक्ता के बस्ता पर मुंशी के तौर पर काम कर रहा था। वह LLB 3य वर्ष का छात्र होने के साथ ही अधिवक्ताओं का कोट पैंट पहनकर घूमा करता था, जिसके चलते कोई उस पर शक जाहिर नहीं करता था। अस्मित के कब्जे से पुलिस ने 1 पिस्टल, 2 मैगजीन, 4 कारतूस, सोने के 6 कंगन, 12 अंगूठी, 6 जंजीर, 1 सोने का लॉकेट, चांदी की 16 पायलें, 70,000 रुपये नकद, 1 मोबाइल, 1 कार, बाइक और ताले तोड़ने वाली रॉड बरामद की है। देखिए, शहर की 2 प्रतिष्ठित कॉलोनियों, आवाबाग कॉलोनी और आवास विकास कॉलोनी में पिछले कई दिनों में चोरी की कुछ वारदातें हुई थी।
उसमें कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम और क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में इन दोनों टीमों ने काम किया बहुत अच्छा। बहुत सारी पिकेट्स लगाई गई थी, साथ में पुलिस वालों को रखा गया था और लगातार निगरानी रखी जा रही थी। परंतु जो ये लड़का पकड़ा गया ये बहुत ही शातिर और बहुत ही पढ़ा लिखा लड़का है, इसीलिए चूँकि उस प्रकार के लोगों से पूछताछ की जाती थी जो थोड़े संदिग्ध दिखते हैं या इसमें के टाइप के हैं या नशेड़ी टाइप के, ये लड़का हर बार नज़र से बच जाता था। परंतु फिर सीसीटीवी को जब ट्रेल किया गया तो एक बाइक दिखी, उस बाइक की पहचान में लगाया गया। वो बाइक यहीं पर दीवानी परिसर में वकील साहब के वहाँ खड़ी मिली, तो वहाँ पता चला कि वहाँ जो काम करने वाला लड़का है अस्मित, ये मूल रूप से शिकोहाबाद फिरोजाबाद का रहने वाला है और फिलहाल मैनपुरी में ही इसका परिवार रहता है। इसके माता पिता काफ़ी दोनों संभ्रांत नागरिक हैं। ये यहीं सेंट थॉमस से इंटरमीडिएट किया हुआ इसने। ये बिल्कुल इम्प्यूनिटी से बचपन में ही नशे की आदत में पड़ गया था और इसके अन्य जो भी गलत संगत वाले खर्चे थे, चाहे गर्लफ्रेंड पे खर्चा करना हो या वो करना हो, वो थे। इस कारण से ये चोरी करता था। खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन यानी कि FST कार्यालय में एक युवक पैक अचार का डब्बा लेकर पहुंचा। उसने डिब्बे में चूहा होने की शिकायत की। डिब्बा खोलने पर उसमें मरा हुआ चूहा निकला। विभाग की टीम ने मिक्स्ड अचार के 2 नमूने लेने के साथ ही पूरा स्टॉक सील कर दिया। आपको बता दें कि शहर के बड़ा बाजार बाबा ब्रांड अचार की दुकान है। यहाँ से नगला राते निवासी मुन्ना लाल ने 1 किलो अचार का डिब्बा खरीदा था। कुछ देर बाद वह अचार का डिब्बा लेकर कलेक्ट्रेट FSTA कार्यालय पहुँचे और अचार के डिब्बे में चूहा होने की बात की। यहाँ डिब्बा खोला गया तो उसमें मरा हुआ चूहा निकला। इस पर टीम ने इस डिब्बे को सुरक्षित करते हुए 2 मिक्स अचार के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं। दुकान पर मौजूद अचार का पूरा स्टॉक रिपोर्ट आने तक सील कर दिया है, जिसकी बिक्री नहीं की जा सकेगी। ये आज शिकायत हुई थी कि निर्माता ने कि यहाँ से मैंने दुकान से नमूना लिया बाबा अचार मुरब्बा बुकनो बड़ा चौराहा मैनपुरी से, और उसका कहना था कि मैं चूहा है और ऑफिस में लेके आया था। तो तुरंत कार्रवाई करते हुए उसकी शिकायत करता हुए मौके से लेकर के यहाँ पर छापा मार करके इस बात की तस्दीक किया गया कि सच्चाई क्या है। तो वहाँ पर जो है स्टाफ भी देखा गया, दुकान पर भी देखा गया है। दुकान पे अंडरग्राउंड में जो बेसमेंट था उसमें कुछ सैनिटेशन संबंधी कमियाँ थी, उसको सुधारने के लिए निर्देश दिया गया और इनका घर के पास अपना निर्माण करने का एक छोटा स्तर का एक यूनिट है जो घरेलू यूनिट एक तरह से तो ज़्यादातर इसमें करता है काम। क्या नाम है व्यापारी का? व्यापारी राम कुमार से और राम से नहीं है। अच्छा। आपने जब आके जांच की तो बाकी में अचार में चूहा निकला था? हाँ, ये लापरवाही थी और मौके से शिकायत करता और लोगों के सामने भी उसको देखा गया खोल करके उसमें था और ये लापरवाही थी निर्माता की तरफ से। 11 मार्च को महाशिवरात्रि को अखाड़ों का पहला शाही स्नान है। हरिद्वार में कुंभ की शुरुआत 1 अप्रैल से होगी, लेकिन पहले शाही स्नान के लिए SOP लागू हो चुकी है, जो बुधवार से प्रभावी होकर शुक्रवार तक लागू रहेगी। इसके अंतर्गत हरिद्वार आने वाले व्यक्ति को कुंभ मेला पोर्टल पर पंजीकरण और 72 घंटे पूर्व की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। SOP लागू होने की अवधि से पहले हरिद्वार आकर होटलों, धर्मशाला, आश्रमों में ठहरने वाले लोगों को भी कोरोना जांच की जाएगी। ये शैवी सन्यासी अखाड़ों के द्वारा प्रथम शाही स्नान में पार्टिसिपेट किया जाएगा और क्योंकि ये शहर के बीच से पूरा शाही स्नान का रूट है और ये परंपरागत और धार्मिक जुलूस है, तो शहर में कुछ पाबंदियां जरूर रहेगी, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपसी समन्वय से, आपसी समझौता और आपसी वार्ता से उनको जो भी पाबंदियां है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। इसमें 8 बजे से पहले हर की पैड़ी और मालवीय द्वीप में स्नान पब्लिक के लिए खुला रहेगा, लेकिन उसके बाद फिर पूरी तरह से ये आरक्षित रहेगा। जितने भी हमारे अखाड़े हैं उनके लिए ये पूर्व में भी परंपरा रही है। इसके अलावा जिन लोगों को अगर नीलकंठ या गढ़वाल साइड जाना है तो वो वाया चीला रोड से जा सकते हैं। शहर के बीच से या फिर हर की पैड़ी के सामने जो हाईवे है वहाँ से नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए जो बैरागी नीलदाला वाला रूट ओपन रहेगा। इसके अलावा जितने भी व्यक्ति श्रद्धालु यहाँ पर स्नान के लिए आते हैं, रात को 12 बजे से ही स्नान किया जा सकता है, सुबह 8 बजे तक। उसके बाद जो बाकी घाट तो ओपन रहेंगे, लेकिन जो मुख्य 2 घाट है मालवीय और हर की पैड़ी, वो घाट क्लोज रहेंगे।
सर लास्ट जो हमारा स्नान हुआ उसमें काफ़ी अच्छी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे थे। अभी क्योंकि ये फिर से 3 दिन की एसओपी फिर लागू हो रही है, तो क्या प्रभाव इससे पड़ेगा और कितनी भीड़ आप मान रहे हो? देखिए, जो एसओपी है उसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसको मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने आज से ही काफ़ी सारे चलान भी स्टार्ट किए हैं। और साथ में हम लोग ये भी अपील करते हैं आप लोग के माध्यम से कि जो हमारा पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन कराए, क्योंकि पोर्टल पूरी तरह से ओपन हो चुका है। काफ़ी लोगों ने बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया है। ये जरूर है कि RT-PCR टेस्ट की वजह से कुछ लोगों को दिक्कत आएगी, लेकिन ये अपील है कि जो माननीय हाईकोर्ट के द्वारा भी जो दिशा निर्देश भी दिए गए और उसी क्रम में जो भारत सरकार राज्य सरकार के द्वारा जो SOP जारी किया गया उसका पालन सभी करें। उन्होंने कहा कि कई श्रद्धालु पहले से आकर होटल, धर्मशाला, आश्रमों में ठहरे हैं, उनकी भी कोरोना जांच की जाए। होटल, धर्मशाला, आश्रम संचालक इसकी सूचना मेला और जिला प्रशासन को देंगे। स्वास्थ्य विभाग की टीमें उनकी जांच कराना सुनिश्चित करें। बिना पंजीकरण के मेला क्षेत्र में पकड़े जाने पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। गंगा स्नान के दौरान सभी घाटों पर शारीरिक दूरी के लिए मास्क लगाने की अनिवार्यता और बगैर मास्क लगाने वालों का चालान किया जाएगा। देखिए, शाही स्नान में आप जानते हैं कि 2 तरह के काम पैरेलली होते हैं। एक तो जो अखाड़ों की व्यवस्था है वो तो है ही, उसमें जो पारंपरिक रूट है, पारंपरिक समय है, उसी को फॉलो किया जाएगा। अन्य श्रद्धालुगण जो हर की पैड़ी का इलाका है या मालवीय घाट का इलाका है, उसको छोड़कर अन्य घाटों पर स्नान कर सकते हैं। इस दौरान अखाड़े वहाँ पर स्नान कर लूँगा, वहाँ पर नहीं करेंगे। बाकी पर्याप्त संख्या में टॉयलेट्स को डिप्लॉय किया गया है, सैनिटाइजर्स लगाए गए हैं, हमारे वॉलंटियर्स जगह जगह पे हैं। सैंपल टेस्टिंग कोविड की कुछ जगहों पे हो रही है। आज अभी फोर्स को ब्रीफ किया गया, इसमें सभी की मोर देन 800 पॉइंट्स यहाँ पे ड्यूटी लगाई गई है और इसमें बहुत अच्छी चेकलिस्ट बनाई गई, किसको किस स्थिति में क्या करना है बड़े डिटेल में बताया गया। और आईजी साहब ने बहुत अच्छा मोटिवेट किया फोर्सेस को यहाँ पे, और उम्मीद हम करते हैं कि बहुत सकुशल हमारा स्नान। सर, रजिस्ट्रेशन और कोविड रिपोर्ट को लेकर अभी तक बात चल रही थी कि इस स्नान में नहीं होगा, लेकिन अभी गाइडलाइन फिर आ गई है, इसे स्पष्ट मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो SOP भारत सरकार ने बनाई थी, उसके बाद स्टेट ने भी बनाई थी, वो 10, 11, 12 3 दिन लागू रहेगी, जिसमें रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य है यदि आपको एंट्री लेनी है। साथ ही साथ RT-PCR कोविड नेगेटिव रिपोर्ट भी अनिवार्य है। जो श्रद्धालु सर निकल चुके हैं, पहुँचने वाले होंगे, उनके पास समय कम है, उनके लिए कैसे बॉर्डर की व्यवस्था? इसमें हमने ये कहा है कि बॉर्डर पे चेक कर लिया जाए। हमारे जितने प्रचार प्रसार के माध्यम हैं, चाहे वेबसाइट हो, सोशल मीडिया हो, उसमें सूचना दी गई है। बाकी जो हमारा परिवहन निगम है उनको हमने बता दिया है और रेलवे से भी हमने कॉरेस्पॉन्ड किया। हल्की के आसपास जो घाट है वहाँ पर तो कोविड की टेस्टिंग किस तरह से की जाएगी? इसमें सिर्फ घाटों पे तो नहीं, जहाँ पे भीड़ वाले वहाँ तो अवॉइड करेंगे, लेकिन जहाँ पे भी थोड़ा बहुत इसकी गुंजाइश है उसमें हमारा छोटा सा प्लेटफॉर्म बन रहा है। उसमें डॉक्टर्स होंगे, लैब टेक्नीशियंस होंगे जो सैंपल लेंगे और वहाँ पर रिपोर्ट मिलेगी। हापुड़ में पशुओं को जहरीला पदार्थ खिलाकर उनको मौत की नींद सुलाने वाले एक गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इस गिरोह के सदस्य घर के बाहर बंधे पशुओं को आटे में जहरीला पदार्थ मिलाकर खिलाते थे, जिससे पशुओं की 24 घंटे के अंदर अचानक मौत हो जाती थी। उसके बाद इस गिरोह के सदस्य मृत पशुओं को काटकर उनका मांस, खाल बाजार में बेच देते थे, जबकि बचे हुए अवशेषों को थाना हापुड़ देहात के अशोक नगर निवासी शेखर को बेचते थे। वह बचे हुए अवशेषों को तालाब में पल रही मछलियों को डाल देता था। इस गिरोह के सदस्यों ने करीब 1 करोड़ रुपए के 200 पशुओं को अब तक मौत के घाट उतारा है। लगातार हो रही पशुओं की मौत से जहां पशुपालकों में हड़कंप मचा हुआ था, तो वहीं पशु चिकित्सक भी इस तरह की घटना को लेकर परेशान थे। पुलिस की माने तो जो जहरीला पदार्थ गैंग के सदस्य खिलाते थे वह खास तरीके का है। करीब 3000 रुपए किलो के दाम से इस पाउडर को बाजार में खरीद कर इसको आटे में मिलाने के बाद पशुओं के आगे डाल दिया जाता था, जो धीमे जहर के रूप में 24 घंटे के अंदर पशु को मार देता था। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 गाड़ी, 4 किलो जहरीला पाउडर, पशुओं की 8 खालें, 3 कुंतल मांस, पशु काटने के उपकरण बरामद किए हैं।